CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮनीष जी ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद समीर बात करने के लिए। मनीष जी सबसे पहले ये बताइए कि जो रीस्टोरेशन वीज़ा सर्विस की गई है कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, इससे क्या क्या फ़र्क जो है वो पड़ने जाएगा सीधे तौर पे? और सबसे पहले वीज़ा फैसिलिटी काफ़ी देशों के लिए है, 165 देशों को देते हैं। तो अभी कल से 20 दिसंबर 2022 से कनाडा के लिए भी रिस्टोर हो गई है ये फैसिलिटी। तो इससे फ़र्क पड़ेगा कि लोगों को दो ऑप्शन है कि जो जाना चाहते हैं इंडिया, वो आइदर पेपर वीज़ा ले लें BLS के थ्रू अप्लाई करके, या वीज़ा ले लें। वीज़ा फैसिलिटी मूलतः 4 टाइप की होती है। टूरिज्म के लिए वीज़ा होती है जो कि 1 महीने से 5 साल तक के लिए मिलती है। बिजनेस वीज़ा होती है, मेडिकल वीज़ा होती है वीज़ा, और मेडिकल वीज़ा के साथ जो कोई एक अटेंडेंट को भी ले जा सकते हैं। तो वीज़ा मेडिकल वीज़ा अटेंडेंट के लिए भी होती है, और कॉन्फ्रेंस वीज़ा होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो लोगों को पता है, लेकिन एक भारत सरकार की एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप वीज़ा ले सकते हैं, और indianvisaonline.gov.in, उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे यही सहूलियत होती है। कनाडा बहुत बड़ी देश है, तो लोग को जिनके आसपास BLS ऑफिसर्स नहीं थी, तो अपने घर बैठ के या दफ्तर में बैठ के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इससे ट्रैवल स्मूथ हो जाता है। लोग पीपल कैन गेट द वीज़ा एंड देन कैन डिसाइड व्हेन दे वांट टू गो, कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड गो। अच्छा, इसके साथ ही क्या जो वीज़ा जो लोग अप्लाई करना चाहते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा या अपॉइंटमेंट्स बनी होंगी, क्या उनको अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो क्या उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी या करनी पड़ेंगी उनको? और वीज़ा और पेपर वीज़ा में क्या कोई बड़ा फ़र्क है अगर किसी ने ऑलरेडी पेपर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो तो? नहीं, फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ वीज़ा जो होती है वो पेपर वीज़ा पे ही मिलती है। जैसा कि वीज़ा, जैसा मैंने बताया, टूरिज्म, बिजनेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस है। बट देयर आर अदर कैटेगरीज ऑफ वीज़ा लाइक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एंट्री वीज़ा, वो सब पेपर वीज़ा ही मिलती है। तो बेसिकली क्या होगा कि जिन्होंने अप्लाई किया है, जैसा कि हमने प्रेस रिलीज में भी लिखा है, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उसको हम प्रायोरिटी करके उनका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। और उसमें भी क्लैरिफिकेशन डाला हुआ है कि अगर मान लीजिए कि जो लोग वेट नहीं करना चाहते हैं और विड्रॉ करना चाहते हैं, तो फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने प्रेस रिलीज में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे विड्रॉ करना है। एक एप्लीकेशन BLS वेबसाइट पे एक फॉर्म होती है एप्लीकेशन विड्रॉल की, तो वो भर के हमें सबमिट करे तो पासपोर्ट वापस चली जाएगी उनके पास। और वीज़ा का कोई समय सीमा है कि कितनी देर तक ये वीज़ा जो है वो आने की संभावना होती है? मूलतः लिखा जाता है कि आपका ट्रैवल डेट के 4-5 दिन पहले अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि लोग अपने ठीक से फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। लेकिन अगर कुछ क्वेरी रहती है, मान लीजिए कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट है या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो 24 घंटे के अंदर जो क्लाइंट ने ईमेल डाला हुआ है उस पर आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि जो ये वीज़ा है, इसमें क्या कॉन्सुलेट का कोई रोल रहता है? क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि कॉन्सुलेट वीज़ा लेट कर रहा है या कॉन्सुलेट वीज़ा नहीं दे रहा। वीज़ा तो प्रोसेसिंग डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड होती है, उसमें मिशन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है, वहाँ से इशू होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि बहुत सारे लोगों की हमें ये कॉल आ रही थी कि जिन लोगों के 10 साल के वीज़े लगे हुए थे और लोगों ने उसकी फीस वगैरह भी भरी हुई थी, कई लोगों के अभी 5 साल की वैलिडिटी रहती है, क्या वो वीज़ा भी रिस्टोर होंगे 10-10 साल वाले भी? तो एक क्लैरिफिकेशन यहाँ देना चाहता हूँ। जो पहले जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, ये वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि वीज़ा जो कि सस्पेंड हुई थी मार्च 2020 में,
वो रिस्टोर हो गई है। अगर किसी की ई वीजा ऑलरेडी वैलिड है, मान लीजिए किसी ने 2019 में लिया हो या 2020 में लिया हो, 5 साल की ई वीजा वैलिडिटी, वो वैलिडिटी वाली वीजा पे ट्रैवल कर सकते हैं अगर अभी भी वैलिड हो तो। जैसे वो ई वीजा पे भी पोर्टल पे भी ये टिकर चल रही है कि all currently valid e-visa with respect to 165 countries stands restored। तो जो ई वीजा की वैलिडिटी अभी भी है वो उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, और जो नए लेना चाहते हैं, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो गई हो, नए लेना चाहते हैं, वो नए ले लें। जहां तक कि 10 साल की पेपर वीजा पहले देते थे ना, 10 साल की वैलिडिटी की पेपर वीजा, उस पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा तो हम उसको फिर से दोबारा लोगों को बता देंगे। डेफिनेटली ये लोगों के कुछ सवाल थे। एक सवाल जो और है, हालांकि वो ई वीज़ा के साथ तो नहीं जुड़ा लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट के साथ है। लोगों का कहना है कि आम लोगों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट्स के दरवाजे कब खुलेंगे अगर वो सीधे आके लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई या लेना चाहते हैं कॉन्सुलेट से या आपके किसी ऑफिस से? लाइफ सर्टिफिकेट पूरे नवंबर महीने में हमने बहुत जगह कैंप भी किए थे, जैसे वैंकूवर, सरी, बर्नबी, विक्टोरिया, प्रिंस जॉर्ज, सास्केचुआन में सास्कातून, रेजाइना, कैलगरी, एल्बर्टा में एडमिंटन और कैलगरी। तो पूरा महीने हमने काफ़ी जगह पे लाइफ सर्टिफिकेट कैंप किए डायस्पोरा एसोसिएशन के साथ। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे भी अपॉइंटमेंट लेके लोग आ सकते हैं। वो काउंसलेट जनरल की वेबसाइट है जिसमें ये सुविधा है कि लोग उस पर अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं या फिर वॉक इन भी कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट के लिए काउंसलेट से आके। सीधा उसके लिए सीधे काउंसलेट पे ही आना पड़ेगा, ये बीएलएस के पास सर्विस नहीं है? जी नहीं, बीएलएस के पास सर्विस नहीं है लाइफ सर्टिफिकेट की, हमारे पास ही आना पड़ेगा। अगर जो आना चाहते हैं वो आ जाएं लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए, या फिर अगर जो नहीं आ पाते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजेंगे हमें। फिर उसमें हमें वो जो फॉर्म्स भर के और साइन वाइन करके और फिर एक व्हाट्सएप नंबर देना होगा ताकि हम उस बंदे को वेरीफाई कर पाए ना, जो लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा है, तो कॉल करके हम वेरीफाई कर लेते हैं, वीडियो कॉल करके। अच्छा, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट तो बेसिकली एस्टैब्लिश करना है कि वो दैट पर्सन स्टिल देयर, सही हाथ में जा रहा है। तो बहुत सारे हैं ऑप्शंस। तो मतलब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए भी हमारे पास आ जाए, हाँ हमारे पास आ जाए, बाय पोस्ट भेज दें पोस्ट में, लेकिन आप हमें कोई नंबर दें जिस पे हम कॉल करके आपको वेरीफाई करें। या मुझे जहाँ तक पता चला है कि हमारी सरकारी जो बैंक्स है वो भी, उनको भी ऑथराइज्ड है लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। तो काफ़ी लोग आईसीआईसीआई और एसबीआई बैंक से भी लेते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, लेकिन उनकी कुछ फीस होती है, हमारे यहाँ सर्विसेज फ्री है। तो अगर कॉन्सुलेट में अगर वॉक इन भी आना चाहें तो एक प्रावधान, एक प्रोविजन ये भी है कि वॉक इन भी आ सकते हैं? हाँ, वॉक इन भी आ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अपना हमारे पोर्टल पे जाके टाइम ले ले तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि हमें पता भी रहता है कि कौन आ रहा है। अच्छा, कई बार अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लाइफ सर्टिफिकेट्स कैन बी अवेल्ड इन द काउंसलेट by booking an appointment. Appointment link is there in Consulate Generals of India's website. जी, अच्छा, कई बार मनीष जी ऐसा होता है कि जब लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, कई लोग अपॉइंटमेंट किसी और चीज़ की ले लेते हैं या मिल जाती है उनको, और वो सर्विसेज कोई और लेनी चाहते हैं, तो उस केस में क्या एंटरटेन किया जाता है या कि उनको अवेयरनेस की भी और ज़्यादा ज़रूरत है? भाई, जहाँ तक हमारे काउंसलेट में जो वॉक इन अपॉइंटमेंट 2 ही चीज़ के लिए खुला हुआ है सर्विसेज काउंसलेट में, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहले ये बंद था तो काफ़ी उसमें प्रोसेस थी, तो ये अब आसान हो गया है कि हमारे पास आते हैं अपॉइंटमेंट लेके। और दूसरा है लाइफ सर्टिफिकेट। बाकी सारी सर्विसेज तो पासपोर्ट सर्विसेज, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, वीज़ा सर्विसेज, ओसीआई सर्विसेज, इसके लिए एप्लीकेशन आपको बीएलएस में ही फाइल करनी होती है, डायरेक्ट हम लेते नहीं है। डायरेक्ट हम जैसे इमरजेंसी वीज़ाज के लिए लोग अभी भी हमारे पास ही आएंगे, वो डायरेक्टली हम काउंसलेट पे लेते हैं इमरजेंसी सर्विसेज, इन द सेंस कि जो किसी को अगर किसी वजह से
किसी वजह से नहीं, किसी की डेथ हो गई है फैमिली में इमीडिएट, तो उनको इमरजेंसी वीज़ा चाहिए, तो वो फिर हम ही देंगे काउंसलेट में। जी मनीष जी, आखिरी सवाल ये है कि इमरजेंसी वीज़ा में कई बार लोगों को ये होता है कि अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाए तो कई बार किसी राशन कार्ड के ऊपर या किसी पासपोर्ट के ऊपर कई बार किसी का नाम नहीं होता ये बताने के लिए कि उनका ब्लड रिलेशन उस व्यक्ति से है जो यहाँ से जाना चाहता है। तो उस केस में क्या किया जा सकता है? आपको कॉन्सुलेट को किस तरीके से इस बात का यकीन दिलाया जाए कि हाँ उन्हीं के रिश्तेदार हैं जिनकी वहाँ पे डेथ हुई है? कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, वो फिर स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास स्टैब्लिश कर ही देते हैं कि क्यों जाना है, उनसे रिलेटेड है। नहीं तो फिर हमारे ऑफिसर्स उनको इंफॉर्मेशन देते हैं या उन्हें एडवाइस करते हैं कि कैसे स्टैब्लिश करें। क्या गांव के सरपंच से या किसी और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव से लिखवा के भी दिया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं, सरकारी लोग जो लिख के दे सकते हैं या सरपंच दे सकते हैं। जैसे कि हर केस यूनिक होता है, ज्यादातर लोगों के पास स्टैब्लिश कर देते हैं, लेकिन जहाँ कुछ एक आध केसेस होता है तो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि क्या किस तरह के पेपर ले आए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मनीष जी। आप अपनी तरफ से जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे? साल का आखिरी इंटरव्यू शायद मेरे साथ होगा ये। हाँ नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ और हैप्पी हॉलीडेज टू एवरीवन, एंड be safe and enjoy this beautiful weather in Vancouver area. I think wish you all the best for the new year 2023. Thank you so much जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी जी। Thank you.